हेलो बच्चों, कैसे हो? चलिए अगले वीडियो पर आते हैं अपन। और हमने पिछली क्लास के अंदर वेक्टर में लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के 4 स्पेशल पॉइंट्स पढ़ लिए थे और 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंदर मैंने पहले बताया आपको कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कब वैलिड होता है, जब दोनों के या तो हेड्स कॉन्साइड हो या टेल्स कॉन्साइड हो। दूसरा बताया आपको कि दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट हमेशा दोनों वेक्टर्स से मिलकर बनने वाले प्लेन में ही एग्जिस्ट करता है, उससे बाहर नहीं जा सकता। तीसरी बात आपको बताई कि दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट उस वेक्टर के नियरर होगा जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा, और अगर दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे तो बाइसेक्टर लाइन पर रिजल्टेंट आता है। फिर हमने स्पेशल पॉइंट पढ़ना शुरू किया। पहले पॉइंट के अंदर मैंने आपको बताया कि दो वेक्टर्स अगर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो उनका रिजल्टेंट मैक्सिमम होता है, उनका रिजल्टेंट मैक्सिमम होता है, और वो आता था दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर, यानी R = P + Q। दूसरे पॉइंट में बताया कि जब दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल होते हैं यानी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट मिनिमम आता है, उनका रिजल्टेंट मिनिमम आता है, और वो मिनिमम रिजल्टेंट दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के डिफरेंस के बराबर आता है। तीसरा बताया था आपको कि जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के ऑर्थोगोनल हो, नॉर्मल हो या परपेंडिकुलर हो तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड √p² + q² के बराबर होता है। और चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया आपको कि दो वेक्टर अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं तो दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के किसी भी एंगल पर एग्जिस्ट करते हो तो रिजल्टेंट बाइसेक्टर होता है, और उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 2a cos θ/2 प्रूव करके भी आपको दिया था। अब उसी के सब पॉइंट्स की मैंने बात करी थी, तो चलिए फोर्थ का पहला पॉइंट, फोर्थ ए पॉइंट, सब पॉइंट। अब ये अंडरस्टूड है कि उसी पॉइंट का है तो दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर ने, ध्यान रखना, बस मैं एंगल की वैल्यूज चेंज कर करके आपको दे रहा हूं। पहले मैं बोला कि अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो, यानी दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर पैरेलल हों, ठीक है, मींस पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हों, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या आता है देखते हैं। चलिए 2a cos θ/2 मतलब 0 डिग्री बाई 2। अब 0 में तो किसी से भी डिवाइड करो 0 ही आना, और cos 0 की वैल्यू तो 1 होती है। ओहो, रिजल्टेंट बिकम्स डबल। याद करो R की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, मॉड ऑफ P वेक्टर प्लस Q वेक्टर। और याद करो A क्या था, मॉड ऑफ P वेक्टर, A क्या था, मॉड ऑफ Q वेक्टर। तो इसको मैं मॉड ऑफ P वेक्टर भी लिख सकता हूं, इसको मैं मॉड ऑफ Q वेक्टर भी लिख सकता हूं। ये तभी पॉसिबल है बच्चों जब दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर हो और एक दूसरे के पैरेलल हो, ठीक है। वैलिड कब वैलिड है, व्हेन mod of P vector equals to mod of Q vector and angle between them is 0 डिग्री। दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल हो और उनके बीच का एंगल 0 डिग्री हो, तभी जाकर ये वैलिड होगा, ध्यान रखना। ये तो फोर्थ ए। फोर्थ बी की बात करें बच्चों, इफ थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री ले लेते हैं, चलिए, यानी दोनों एक्यूट एंगल पर हों, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, ध्यान रखना, जितना P का मैग्नीट्यूड है उतना ही Q का मैग्नीट्यूड भी है, पर दोनों के बीच का एंगल वैलिड एंगल 60 डिग्री का है। तो रिजल्टेंट की बात हो रही है आपसे, तो 2a cos 60 डिग्री बाई 2 करोगे तो cos 30 होगा, और cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है बच्चों, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्टेंट बिकम्स √3 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन वेक्टर। दोनों में से किसी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड है भाई ये। आपको बताया R की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, मॉड ऑफ P वेक्टर प्लस Q वेक्टर।
बराबर √3 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ पी वेक्टर या √3 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू वेक्टर। ये तभी वैलिड होगा जब दोनों वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे और एक दूसरे से 60 डिग्री के एंगल पर काम कर रहे होंगे। यानी जब दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर 0 डिग्री पर हो तो रिजल्टेंट डबल हो जाता है, दोनों वेक्टर के किसी एक मैग्नीट्यूड का डबल हो जाएगा। पर अगर दोनों वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के 60 डिग्री पर होंगे तो रिजल्टेंट √3 टाइम्स हो जाएगा। फोर्थ सी पॉइंट, इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, यानी दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर अब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ऑर्थोगोनल है, नॉर्मल है। क्यू का मैग्नीट्यूड भी ए के बराबर है भाई, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री का है बच्चों। तो वापस से रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। चलिए 2a cos 90 डिग्री बाई 2 कीजिए, 45 बनेगा। cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है बच्चों, ट्वाइस a इंटू 1/√2, 2/√2 करोगे तो √2 आएगा, यानी रिजल्टेंट बिकम्स √2 टाइम्स ऑफ a आ जाएगा। r की जगह पर मॉड ऑफ p वेक्टर प्लस q वेक्टर लिखा जाएगा, यहां √2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ p वेक्टर या मॉड ऑफ q वेक्टर लिखा जाएगा, q वेक्टर। ये तभी वैलिड होगा जब दोनों वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हो और एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। 3 रिजल्ट हो चुके हैं, ध्यान रखना। 0 डिग्री पर डबल, 60 डिग्री पर √3 टाइम्स और 90 डिग्री पर √2 टाइम्स। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ डी पॉइंट, इफ थीटा इक्वल्स टू 120 डिग्री, यानी दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर एक दूसरे से 120 डिग्री के एंगल पर है बच्चों, यानी ऑब्ट्यूस एंगल पर है, तो रिजल्टेंट की बात हो रही है। 120 डिग्री इनके बीच में एंगल, तो R इक्वल्स टू ट्वाइस a cos 120 डिग्री बाई 2, यानी cos 60 वैल्यू हाफ। ओहो, रिजल्टेंट किसी एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल आ गया, यानी इसको मैं लिख सकता हूं मॉड ऑफ p वेक्टर प्लस q वेक्टर इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ p वेक्टर इक्वल्स टू मॉड ऑफ q वेक्टर। यह सवाल 3 बार नीट एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, 3 बार पूछा जा चुका अब तक। कैसे कैसे पूछा गया, लैंग्वेज बोलता हूं, सुनना ध्यान से। 2 वेक्टर्स p वेक्टर एंड q वेक्टर आर रिलेटेड एज, ये दे दिया, then this result is possible at which angle, at which angle, 120 डिग्री लिखा हुआ है यहां पर साफ साफ। दूसरी बार यह सवाल पूछा गया, पर अब ये दूसरी बार पूछा गया लैंग्वेज फॉर्म में, ऐसे पूछा गया लैंग्वेज फॉर्म में, ध्यान से समझिएगा। 2 वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, resultant of 2 vectors of equal magnitude is equals to magnitude of 1 vector, then at which angle it is possible। 2 वेक्टर्स जो इक्वल मैग्नीट्यूड है, उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल है किसी एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। रिजल्टेंट ऑफ 2 vectors of equal magnitude is equals to magnitude of any one vector। लैंग्वेज फॉर्म में बोला है भाई इसको, तो बोला गया कि किस एंगल पर यह रिजल्ट पॉसिबल है, तो 120 डिग्री के एंगल पर पॉसिबल है। जो मैथमेटिकल दिख रहा है ना आपको, उसको लैंग्वेज फॉर्म में भी कन्वर्ट आना चाहिए, कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। जैसे यहां मैंने कन्वर्ट किया कि रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ 1 वेक्टर। यहां बोलूंगा रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इज √2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑन 1 वेक्टर। यहां बोलूंगा रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 1 वेक्टर। यहां बोलूंगा रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इज डबल द मैग्नीट्यूड ऑफ 1 वेक्टर। एक ही बात है, ये 0 डिग्री पर पॉसिबल है, ये 60 डिग्री पर पॉसिबल है, ये 90 डिग्री पर पॉसिबल है, 120 डिग्री पर पॉसिबल है। ये 4 रिजल्ट ऐसे हैं
जो कोई नींद में भी जगाकर अगर आपसे पूछे तो आप तुरंत आंसर दे दो। मान लो जैसे आप चद्दर उड़कर सोए हुए हो बहुत गहरी नींद में, और मैंने आकर आपको जगाया और कहा यार बेटा बता, दो वेक्टर अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के और 120 के एंगल पर काम करो तो रिजल्टेंट कितना होगा? जवाब दोगी सर किसी एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, और वापस से चद्दर उड़कर सो जाओ। समझ में आया? इतने टिप्स पर यह होना चाहिए। अगर यह टिप पर था तो जो मैंने पहला सवाल दिया था पॉइंट पढ़ाने से पहले, जिस सवाल के बेसिस पर मैंने एंगल आपको निकालना सिखाया था, याद करो, भूल गए हो तो बता देता हूं आपको। कुछ ऐसा दिया था, पी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन, यहां क्यू वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड भी 10 न्यूटन, और ये एंगल 60 डिग्री का दिया था। तो ये वैलिड एंगल ही नहीं था, याद आया? वैलिड एंगल ही नहीं था। तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल वैलिड कौन सा होगा? 120 डिग्री का। इसको आगे बढ़ा दो, 120 होगा, ये भी 10, ये भी 10, 120 का एंगल, रिजल्टेंट भी 10। किसी एक के बराबर आएगा भाई, किसी एक के बराबर आएगा, तो रिजल्टेंट भी 10। क्यों सॉल्व करूं मैं जब डायरेक्ट मुझे एप्लीकेशंस पता है? तो मेरे हिसाब से चारों पॉइंट, फोर्थ पॉइंट और फोर्थ पॉइंट की सब एप्लीकेशंस ये आपको अब टिप पर हो जानी चाहिए, क्योंकि इसी के बेसिस पर आप आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। क्योंकि इनका यूज यहां काइनेमेटिक्स में तो होगा ही सही, आगे चलकर न्यूटन लॉस ऑफ मोशन के अंदर होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर होगा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगा। इन सभी के अंदर ये बार बार आपको परेशान करेंगे। तो ये तो नींद में भी याद होने चाहिए आपको। चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं अपन, ठीक है? इस कंसेप्ट के बेसिस पर समझिएगा। बड़ा प्यारा सवाल बनाता हूं मैं आपके लिए। क्वेश्चन समझिए, लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं। घड़ी देखिए, घड़ी आपने कैसी बन रही है, बना लो यार। यहां 12 डिजिट लिखी होती है, या 6 डिजिट लिखी होती है, या 3 डिजिट लिखी होती है, यहां 9 लिखा होता है बच्चों, यहां 10, यहां 11, यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 4, और यहां पर 7, यहां पर 5, 6, यहां 7 और यहां 8। ये डिजिट्स जो है ना, इनको मान लो आप ये फोर्सेस हैं। ये 1 न्यूटन का फोर्स, ये 2 न्यूटन का फोर्स, ये 3 न्यूटन का फोर्स, ये 4 न्यूटन का फोर्स, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, और ये सब सेंटर पर लगे हुए हैं। सब अनइक्वल मैग्नीट्यूड है, अनइक्वल मैग्नीट्यूड है, क्योंकि ये 1 न्यूटन का है, ये 12 न्यूटन का है, ये 2 न्यूटन का है, ये 3 न्यूटन का है, ये 4 न्यूटन का, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ऐसे हर अलग अलग मैग्नीट्यूड के फोर्सेस हैं। और आपसे कहा फाइंड देयर रिजल्टेंट। समझिएगा ध्यान से। यहां 1 न्यूटन का लग रहा है बच्चों, यहां 12 न्यूटन का लग रहा है, यहाँ 2 न्यूटन का लग रहा है, यहाँ 3 न्यूटन का लग रहा है, यहाँ 4 न्यूटन का लग रहा है, यहाँ 5 न्यूटन, यहाँ 6 न्यूटन, यहाँ 7 न्यूटन, यहाँ 8 न्यूटन, यहाँ 9 न्यूटन, यहाँ 10 न्यूटन, यहाँ 11 न्यूटन। ऐसे ये सब फोर्सेस लग रहे हैं, और आपसे कहा इनका रिजल्टेंट निकालो। अब घड़ी की कुछ बातें ऐसी है बच्चों जो आपको पता होनी चाहिए सवालों के अंदर, क्योंकि ये सवाल मैं ग्रेविटेशन के अंदर भी बनाता हूं, ये सवाल मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर भी बनाता हूं। सेंटर पर एक यूनिट चार्ज रख दूंगा और इन सब डिजिट पर भी चार्ज रख दूंगा। कहूंगा भैया इधर लग रहा है 12 न्यूटन का इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स, ठीक है, रिपल्सिव फोर्स सब लग रहे हैं, ये सब रिपल्सिव फोर्स हैं। और आपसे कहा जाएगा फाइंड देयर रिजल्टेंट एट सेंटर। समस्या में आ जाओगे, बोले सर ये तो इक्वल मैग्नीट्यूड का कंसेप्ट बताया आपने, तो सब अनइक्वल मैग्नीट्यूड के दे दिए। ध्यान से देखो, ये 12 न्यूटन का ऊपर लग रहा है, 6 न्यूटन का नीचे लग रहा है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा अपोजिट में है ना भाई, तो 6 न्यूटन जाएगा ऊपर की तरफ। ये 12 का, ये 6 का है। पूछूं आपको इनका रिजल्टेंट कितना बना भाई, आप बोलोगे सर 6 न्यूटन ऊपर की तरफ। ये 1 न्यूटन, ये 7 न्यूटन है, तो 6 न्यूटन इधर जाएगा। ये 2 न्यूटन, ये 8 न्यूटन, 6 न्यूटन इधर जाएगा।
ध्यान से अगर देखो तो इनका रिजल्टेंट अगर हम बनाए बच्चों तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। ध्यान से देखना, ये सेंटर पर बना रहा हूं मैं, ठीक है। 12 और 6 का रिजल्टेंट 12 की तरफ जाएगा, 6 न्यूटन जाएगा। 1 न्यूटन और 7 न्यूटन का रिजल्टेंट 7 की तरफ आएगा, वो भी 6 न्यूटन का ही होगा। 2 और 8 का रिजल्टेंट 8 की तरफ आएगा, वो भी 6 न्यूटन का ही होगा। ये सब 6 न्यूटन के हैं। 3 और 9 का रिजल्टेंट भी 6 न्यूटन आएगा, 9 की तरफ आएगा। 4 और 10 का रिजल्टेंट भी 6 ही आएगा। 5 और 11 का रिजल्टेंट भी 6 न्यूटन ही आएगा। आधे कर दिए मैंने सब फोर्स। पहले अपने पास में टोटल फोर्स थे 12, 1 से लेकर 12 तक, अब 6 ही कर दिए मैंने। ध्यान से देख लो, 1 2 3 4 5 6। पर इन दो फोर्स के बीच का एंगल कितना होता है बच्चों? घड़ी की 2 डिजिट्स के बीच में एंगल हमेशा होता है 30 डिग्री। अरे भाई एक चक्कर में 360 यार, 12 डिजिट लिखी हुई है, 360 डिवाइडेड बाय 12 कर लो, 30 डिग्री का एंगल आ जाएगा। यानी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना? 30 डिग्री है। तो ये सब 30 डिग्री के एंगल पर मौजूद है। चलो अब समझो कैसे सॉल्व करूंगा। आपको बताना है, मान लो कि रिजल्टेंट फोर्स किस डिजिट की तरफ आएगा, आपको ये पता करना है। मान लो तो ध्यान से देखो, मैं पहले पकड़ रहा हूं बच्चों इस वाले को, यहां से 30 30 30 और 30, मतलब ये वाला। इन दोनों का मैं अगर रिजल्टेंट देखूं, इसका और इसका, तो ये 120 के एंगल पर है कि नहीं है? बोलो आप, है 120 पर। तो इनका जो रिजल्टेंट जाएगा वो इसके अलोंग जाएगा, 6 न्यूटन ही आएगा, क्योंकि 120 के डिग्री के एंगल पर क्या होता है? किसी एक के बराबर होता है। तो इस 6 न्यूटन और इस 6 न्यूटन का रिजल्टेंट जो जाएगा बिल्कुल बाइसेक्टर लाइन पर आएगा। यहां ऑलरेडी 6 न्यूटन का तो था ही सही। इन दोनों का रिजल्टेंट, मतलब इसको भी हटा रहा हूं मैं और इसको भी हटा रहा हूं, तो यह 6 न्यूटन का और आ गया। इन दोनों का रिजल्टेंट 6 न्यूटन बाइसेक्टर लाइन पर आ गया। चलो अब जरा इसको लेते हैं अपन, कलर चेंज करके बताता हूं। अब इस वाले को ले रहा हूं 6 न्यूटन और ये वाला ले रहा हूं 6 न्यूटन। इन दोनों के बीच में देखो 30 30 30 36, 120 डिग्री हो गया टोटल। इन दोनों का मतलब इसका और इसका रिजल्टेंट बाइसेक्टर लाइन पर आएगा, इधर 6 न्यूटन। 6 न्यूटन ऑलरेडी एग्जिस्ट था, ये भी खत्म कर दिया मैंने, ये भी खत्म कर दिया। अब सिर्फ इस पॉइंट पर ये दो फोर्सेस रह गए। ध्यान से देखो तो इधर गया 12 न्यूटन टोटल, 6 और 6 12, और 30 डिग्री के एंगल पर ये 12 न्यूटन और चला गया, ये 30 डिग्री हो गया। यहां कौन सी डिजिट थी बच्चों? 9। यहां कौन सी डिजिट थी? 10। तो इनका रिजल्टेंट बाइसेक्टर लाइन पर आएगा, यहां पर होगा रिजल्टेंट। यह रिजल्टेंट होगा जो 9 और 10 के बीच में होगा, यानी वो रिजल्टेंट की डायरेक्शन 9:30 बजा रही होगी। सर उसका मैग्नीट्यूड तो बताओ। बोले 30 डिग्री पर तो कोई केस ही नहीं लिया आपने। आपने तो 0 डिग्री पर लिया, 60 पर लिया, 90 पर लिया, 1। तो भैया तू निकाल ले यार, नहीं लिया तो मैंने उसमें क्या हो गया? R = 2a cos θ/2। यहां एक ही जगह पर 12 कर दीजिए, क्योंकि 12 12 न्यूटन के हैं। cos 30/2 करोगे तो 15 डिग्री मिलेगा। बोले सर cos 15 की वैल्यू तो हमें याद ही नहीं है। कोई बात ही नहीं है तो निकाल लो यार। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बच्चों, cos a - b का फॉर्मूला, cos a cos b माइनस sin a sin b। अगर मैं एक ही जगह पर ले लेता हूं 45 डिग्री और b की जगह पर ले लेता हूं 30 डिग्री, तो दोनों का डिफरेंस 15 हुआ। मुझे cos 15 ही चाहिए, तो यहां आ जाएगा cos 45 cos 30 माइनस sin 45 sin 30। रखते हैं वैल्यू। चलो cos 45 1/√2, cos 30 √3/2 माइनस sin 45 1/√2, sin 30 1/2। एलसीएम क्या आएगा? 2√2,
यहां कितना बना, √3 - 1। ये लीजिए cos 15 की वैल्यू तैयार कर दी मैंने, इसको उठाकर यहां रख दीजिए। ये हुआ 24 इंटू √3 - 1/2 √2, इसको उड़ा दो 12 बार, तो 12/√2, यहां लिख दीजिए √3 - 1 न्यूटन आंसर। मैग्नीट्यूड भी आ गया, डायरेक्शन भी आ गई। डायरेक्शन कहां आई, 9 और 10 के बीच में आई। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन से सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको, सारे पॉइंट्स क्लियर हो गई सबको बात। चलिए अब अगला लेते हैं पॉइंट नंबर 5। अब बच्चों पॉइंट नंबर 5 पर आइए। व्हेन एक पॉइंट बताकर फिर मैं चेंज करता हूं। देखिए, व्हेन 3 वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड are acting at an angle 120 degree to each other, then their resultant becomes 0। मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, ध्यान रखना। 3 वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के आपको लेने हैं और तीनों एक दूसरे से 120 डिग्री के एंगल पर लेने हैं। मैं इसका डायग्राम यहां खाली जगह पर बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मान लो ये P वेक्टर, इसका भी मैग्नीट्यूड A ले लिया आपने। 120 के एंगल पर ये Q वेक्टर, इसका भी मैग्नीट्यूड आपने A ले लिया। और 120 डिग्री पर ही आपने कोई तीसरा मैग्नीट्यूड ले लिया है A। ये भी 120 का एंगल है, ये भी 120 का एंगल है, ये भी 120 का एंगल है। 3 वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड्स के आपने लिए हैं और तीनों 120 के एंगल पर काम कर रहे हैं, तो इनका रिजल्टेंट बोला सर 0 कैसे आएगा? अरे भाई, इन दो का रिजल्टेंट इनके बिल्कुल बीचों बीच आएगा और उसका मैग्नीट्यूड किसी एक के बराबर होगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में आएगा A, और वो रिजल्टेंट इस थर्ड वाले के अपोजिट होगा कि नहीं होगा? तो कैंसिल कर देगा, रिजल्टेंट कितना बनेगा? 0। इन दोनों का रिजल्टेंट कहां जाएगा? इनके बीच में जाएगा। कितना मैग्नीट्यूड का होगा? A के बराबर ही होगा, क्योंकि आपको ये रिजल्ट पता है, वो A बना। वो वाला रिजल्टेंट इस थर्ड वाले के अगेंस्ट डायरेक्शन में है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, रिजल्टेंट कितना बनेगा? 0। इसकी भी एप्लीकेशन हमारे सवालों में काम आएगी, इसकी भी एप्लीकेशन हमारे सवालों में काम आएगी। कैसे आएगी बताता हूं थोड़ी देर बाद। चलिए बच्चों, पॉइंट नंबर 5 में आपने देखा कि 3 वेक्टर अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के हों और अगर 120 पर वो काम कर रहे हों सभी एक दूसरे से, तो उनका रिजल्टेंट जो आता है बच्चों वो 0 आता है। अब ये एप्लीकेशंस काम आएंगे बच्चों अपने, ये सारी एप्लीकेशन से ध्यान रखना। जैसे आप 12th क्लास में अगर हैं तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर एक सवाल ऐसा मिलता है बच्चों कि एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ऑफ साइड A, और यहां पर भी आपको रख दिया गया है एक कैपिटल Q चार्ज, यहां पर भी रख दिया गया है कैपिटल Q चार्ज, यहां पर भी रख दिया गया है कैपिटल Q चार्ज, और इनके सेंट्रॉइड पर रख दिया गया है एक यूनिट टेस्ट चार्ज। आपको पता है यूनिट टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव होता है। स्मॉल q नॉट बोल दीजिए इसको आप, यूनिट टेस्ट चार्ज है। और पूछा गया फाइंड रिजल्टेंट फोर्स ऑन यूनिट टेस्ट चार्ज। तो मालूम है भाई क्या होगा, सिमिलर नेचर के चार्जेस के बीच में हमेशा रिपल्शन होता है बच्चों। तो ये पॉजिटिव Q चार्ज इस पॉजिटिव Q को रिपेल करेगा, सपोज इधर F फोर्स से, ये वाला भी इसको रिपेल करेगा इधर F फोर्स से। फोर्स की वैल्यू सेम ही होगी क्योंकि चार्जेस सेम है, डिस्टेंसेस सेम है। क्योंकि मालूम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू क्या होती है बच्चों, कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर।
तो Q1 कैपिटल Q, Q2 स्मॉल Q0, सेम है सब जगह पर। R ये जितने डिस्टेंस उतनी ये डिस्टेंस होगी, उतनी ये डिस्टेंस होगी, वो भी सेम है, इसलिए मैंने को F बोल दिया। और ये वाला चार्ज भी इसको रिपेल करेगा इधर F फोर्स से। तो आप देखें इस सेंट्रल पॉइंट पर आपको तीन फोर्सेस दिखाई दे रहे हैं, एक F ऐसे, एक F ऐसे और एक F ऐसे। इनके बीच के एंगल को भी कैलकुलेट कर लीजिए। इक्विलेटरल ट्राइंगल 60 डिग्री है, बाइसेक्टर लाइन ये 30 डिग्री ये होगा, 90 डिग्री ये होगा, ये 60 होगा। ऐसे ये 90 होगा, ये 30 होगा, ये 60 होगा। तो ध्यान से देखो यार, ये 60, ये 60, फिर यहां देखोगे तो ये भी 60, तो ये टोटल कितना होगा भाई 120। ऐसे ये टोटल कितना होगा 120, तो ये भी एंगल 120, ये भी एंगल 120, ये भी एंगल 120। तो तीनों इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्सेस 120 120 पर काम कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट तो जीरो ही आएगा भाई। पॉइंट पढ़ चुके हैं हम इस प्रकार का। तो ऐसे एप्लीकेशंस आगे चैप्टर्स में आएंगे इनकी, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं, पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6, व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ three vectors P, Q and S are follows the following rule. Following rule, rule अभी लिख देता हूं। Then their resultant may be zero, may be zero। रूल क्या है कि इन तीन में से दो का सम और इन दोनों का डिफरेंस जितना भी है, अगर तीसरा वाला इनके बीच में स्टैंड करता है तो उनका रिजल्टेंट जीरो आ सकता है। इफ above three magnitudes are not follow the above rule, then resultant cannot be zero। अगर इस रूल को तीनों मैग्नीट्यूड ने फॉलो किया तो उनका रिजल्टेंट जीरो आ सकता है, पर अगर इस रूल को फॉलो नहीं किया तीनों मैग्नीट्यूड ने तो रिजल्टेंट जीरो नहीं आएगा। इस पर भी क्वेश्चन बना बच्चों। क्वेश्चन कैसे बना वो देखिए आप। वेक्टर का ही सवाल है, वेक्टर में ही पूछा गया क्वेश्चन ये पूछा गया, सेट ऑफ थ्री फोर्सेस गिवन which set gives zero resultant। कौन सा सेट जीरो रिजल्टेंट देगा? ऑप्शंस ऐसे दिए गए, 10, 20, 10। दूसरा दिया गया इसको विच सेट गिव्स जीरो रिजल्टेंट, ठीक है। दूसरा दिया गया बच्चों अपने को 10, 10, 40। तीसरा दिया गया आपको 5,
10, 20 और चौथा दिया गया आपको 10, 20, 5। चेक करना है भाई अपने को सवाल। कुछ मत कीजिए आप सिर्फ इतना लिखिए, P प्लस Q इज ग्रेटर देन और इक्वल टू S इज ग्रेटर देन और इक्वल टू P डिफरेंस Q। रूल को लिख लीजिए बस। अब इनमें से आपका दिल करे उसको P मान लेना, आपका दिल करे उसको Q मान लेना, आपका दिल करे उसको S मान लेना। ऐसा कोई रूल नहीं है कि ये पहला वाला P होगा, दूसरा वाला Q ही होगा, तीसरा वाला S ही होगा। आपका दिल जिस पर करे ना उसको P मानना, आपका दिल करे उसको Q मानना, आपका दिल करे उसको S मानना। ठीक है, चलो मेरा दिल कर रहा है कि ये P है, मान लो ये Q है, ये S है। सिंपल तरीके से करते हैं अपन। ठीक है, तो P और Q का सम कितना आएगा बच्चों? 30। दोनों का डिफरेंस कितना आएगा बच्चों? 10। और भैया तीसरा वाला कितना है? 10। तो 30 10 से बड़ा है और 10 इस 10 के इक्वल है। रूल फॉलो हो रहा है। यही वो ऑप्शन है जो जीरो रिजल्टेंट दे सकता है। बाकी और को भी चेक कर लीजिए आप। ये पहला ऑप्शन चेक किया मैंने, दूसरे को चेक कीजिए। चलिए एक ही सीक्वेंस में मान लेते हैं हम। ठीक है, दोनों का मैक्सिमम कितना बच्चों? 20। दोनों का डिफरेंस कितना? 0। तीसरा वाला कितना है? 40। 20 40 से छोटा है और 40 0 से बड़ा है। रूल ही फॉलो नहीं हो रहा, साइन चेंज हो गए, देख लीजिए आप। तो रिजल्टेंट 0 इससे नहीं आएगा। ऐसे ही तीसरे वाले को चेक कर लीजिए। 5 और 10 मैक्सिमम कितना बनेगा बच्चों? 15। दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 5। तीसरा वाला कितना भाई? 20। अरे भाई रूल ही उल्टा हो गया, इससे भी रिजल्टेंट नहीं आएगा। चौथा, उसको भी चेक करो। 10 20 कितना हुआ? 30। दोनों का डिफरेंस 10। ये कितना भैया? 5। 30 तो 5 से बड़ा है, पर 5 10 से छोटा है। साइन बदल गया है रूल का, इससे भी रिजल्टेंट नहीं आएगा। तो हमारा आंसर यही जाएगा। मेरे हिसाब से यूज करना आ गया होगा आपको। 3 फोर्सेस के सेट आपको दिए गए थे और बोला गया था किस सेट से रिजल्टेंट 0 आ सकता है। यह भी हो सकता है बच्चों उल्टा भी बना दे सवाल कि किस सेट से रिजल्टेंट 0 नहीं आ सकता। ऑप्शन बदल दे, ऑप्शन बदल। 3 ऑप्शन ऐसे बना कर देते जिनसे रिजल्टेंट 0 आ रहा होगा और एक सेट ऐसा बना दे जिससे रिजल्टेंट 0 नहीं आएगा। वो हमारा आंसर चला जाएगा। सवाल को कैसे भी बना, ऐसे भी पूछा गया सवाल। 3 forces are acting on a body, then which set of forces gives the equilibrium of the body? अब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है बच्चों? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है भैया जिस बॉडी पर नेट फोर्स 0 हो जाए, और नेट का मतलब रिजल्टेंट फोर्स। तो रूल लगा दो। 3 फोर्सेस दे रखे हैं, तीनों के मैग्नीट्यूड आपको दिए हुए हैं। तो भैया देख लो कौन से सेट ने इस रूल को फॉलो किया है। जो इस रूल को फॉलो कर रहा होगा वही सेट उस बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखेगा। जो इस सेट को फॉलो नहीं करेगा, जो इस रूल को फॉलो नहीं करेगा सेट, उससे बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं आएगी, कोई ना कोई रिजल्टेंट प्रोड्यूस हो जाएगा। मेरे हिसाब से पॉइंट नंबर 6 भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए पॉइंट नंबर 7 की मैं बात करता हूं बच्चों। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बड़े टिपिकल क्वेश्चंस जिनको बोलते हैं ना, वो यहां बनते हैं। मैंने 8 की जगह पॉइंट 7 ही कर दी है। अब एक पॉइंट अपने आप एडजस्ट कर दिया है मैंने उसके अंदर, तो ज्यादा मात्रा में नहीं, 7 और 3 10 ही हो गए अब आपके लिए। 11 की जगह मैंने 10 पॉइंट कर दिए बस। ठीक है, 7वां पॉइंट भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुनिएगा ध्यान से। व्हेन रिजल्टेंट ऑफ 2 vectors is perpendicular to 1 vector, किसी एक वेक्टर के परपेंडिकुलर, 2 वेक्टर का रिजल्टेंट किसी एक वेक्टर के परपेंडिकुलर है, देन एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर्स
मस्ट बी ऑब्ट्यूस। जब दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट किसी एक वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा तो दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल ऑब्ट्यूस ही बनेगा। एक्यूट पर कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। कैसे? देखो आप, मान लो कि ये कोई एक वेक्टर है बच्चों, पी वेक्टर, ये क्यू वेक्टर। हम प्रूव भी कर रहे हैं इस बात को, ध्यान से देखिएगा। दोनों के बीच में आपने एंगल ले लिया एक्यूट एंगल, और बोला कि इनका रिजल्टेंट किसी एक वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो मैंने मान लिया भाई कि पी वेक्टर के सपोज परपेंडिकुलर है, तो पी वेक्टर के परपेंडिकुलर रिजल्टेंट ऐसे ही ड्रॉ करोगे आप। हाउ इट इज पॉसिबल यार कि ये रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो इन दोनों के इलाके से बाहर निकल जाए? हमने तो ऐसा स्पेशल पॉइंट पढ़ा था, स्पेशल नोट दिया था कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट तो हमेशा उनके बीच में ही अवेलेबल होगा, उसी प्लेन के अंदर एग्जिस्ट करेगा। तो प्लेन से बाहर कैसे चला गया भाई रिजल्टेंट? पॉसिबल ही नहीं है। दो वेक्टर्स अगर एक्यूट एंगल पर हैं तो उनका रिजल्टेंट कभी भी उनके बाहर नहीं जाएगा भाई, उन्हीं के बीच में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। पर अगर दो वेक्टर्स ऑब्ट्यूस एंगल पर है, मान लो पी वेक्टर है और ये क्यू वेक्टर है, दोनों के बीच में एक ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है, हां, तो इनका रिजल्टेंट इस पी वेक्टर के परपेंडिकुलर आ सकता है भाई। अल्फा 90 डिग्री पी से, तो पैरेललोग्राम भी बन जाएगा भाई मेरा। उसमें क्या है, इस पी वेक्टर को यहां शिफ्ट कर दो, क्यू वेक्टर को यहां शिफ्ट कर दो, ये और ये बना दो, बन गया पैरेललोग्राम। पर ध्यान रहे, जब भी आपको कहीं ऐसे सवाल के अंदर लैंग्वेज मिले कि रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वन वेक्टर, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज परपेंडिकुलर टू वन वेक्टर, इट मींस अल्फा इज गिवन इन दैट क्वेश्चन, अल्फा इज 90 डिग्री। और अल्फा अगर 90 डिग्री है तो अल्फा का फॉर्मूला लगा दीजिए बच्चों, tan अल्फा इक्वल्स टू, आपको मिला है फॉर्मूला बताया था, क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। अल्फा की जगह 90 पुट करोगे तो tan 90 की वैल्यू होती है बच्चों इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट को लिखा जाता है 1/0। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब आप करेंगे तो यहां से आपको मिलेगा q cos थीटा ये प्लस p बराबर 0। तो यहां से आप cos थीटा की वैल्यू को जब निकालोगे तो मिलेगा -p/q। यहां से थीटा आप आसानी से निकाल कर दे सकते हो। ध्यान से देखो, p और q दोनों मैग्नीट्यूड हैं पर माइनस साइन लगा हुआ है, तो ये एक रेशो तो आएगा, एक वैल्यू तो आएगी, पर वो माइनस में आएगी। इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट का नहीं है ये, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है माइनस का। इसका मतलब ये वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रही है, और सेकंड क्वाड्रेंट में अगर एग्जिस्ट कर रही है तो डेफिनेटली ऑब्ट्यूस एंगल ही होगा। ये इस बात का प्रूफ भी है। या नेगेटिव साइन इसी बात को इंडिकेट कर रहा है कि ये थीटा जो आएगा वो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल आएगा, इसका मतलब ऑब्ट्यूस एंगल होगा। अब इसमें सवाल कैसे बना बच्चों, वो समझने की बात है। क्वेश्चन देखिएगा, इसका 2-3 क्वेश्चन करेंगे इस पर, तो आपको अपना बात समझ में आ जाएगी। सवाल ऐसे दिया गया बच्चों, टू वेक्टर्स, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर इज आर वेक्टर। सवाल मैं लिख देता हूं, रिजल्टेंट ऑफ पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर इज आर वेक्टर इफ क्यू वेक्टर इज डबल, if q vector is doubled, then new resultant becomes perpendicular to p vector। तो नया रिजल्टेंट p वेक्टर के परपेंडिकुलर है। फाइंड वैल्यू ऑफ r, ऐसा बोल दिया आपको, ऑप्शन भी दिए गए।
हमें तो आंसर से मतलब है यार, आंसर जो आएगा वो ऑप्शन में मिलेगा ही सही। चलो जो कहा है वो करके देखते हैं। पहले लिखा बच्चों रिजल्टेंट ऑफ पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर इज आर, इतने से और फुल स्टॉप आ गया है। फुल स्टॉप आने पर रुक जाइए और जितना आपने पढ़ा है पहले उसका मतलब अपने आप को समझा लीजिए। क्वेश्चन करने का सबसे आसान तरीका फिगर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो मैंने मान लिया भाई कि सपोज ये पी वेक्टर है भाई, ये क्यू वेक्टर है, इनके बीच में कोई एक एंगल होगा और इनके बीच में ही कहीं ना कहीं रिजल्टेंट आर बना होगा। और मुझे मालूम है कि इस आर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा से ही निकलेगा। रिजल्टेंट भी इससे निकलेगा अपने पास में, मैग्नीट्यूड। और क्या पता चल सकता है, और ज्यादा मैं अल्फा भी बता सकता हूं भाई कि ये अल्फा होगा। तो आप यहां से ये भी कह सकते हो कि सर tan अल्फा बराबर, इफ क्यू वेक्टर इज डबल देन न्यू रिजल्टेंट बिकम्स परपेंडिकुलर टू पी वेक्टर। यस, तो यहां अभी अगली लाइन केवल यहां तक की बात कर रहा हूं। तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। इस पहली लाइन से केवल यहां तक के केवल इतना ही मतलब समझ में आया, इससे ज्यादा मेरे तो समझ में नहीं आया भाई। अब आगे पढ़ते हैं। अब आगे बोला कि इफ क्यू वेक्टर इज डबल, यानी क्यू के मैग्नीट्यूड को डबल करने के लिए बोल रहा है। डायरेक्शन की कोई बात नहीं करी, तो मैं केवल मैग्नीट्यूड ही चेंज करूंगा भाई। अब आपको पता है ये बात कि जैसे ये p वेक्टर जैसा था वैसे ही बना रहा हूं मैं, ध्यान से देख लीजिए इधर ये p वेक्टर और q वेक्टर के मैग्नीट्यूड को डबल कर दिया मैंने, ट्वाइस q कर दिया, पर उनके बीच का एंगल जितना था उतना ही है ना भाई, वो थोड़ा चेंज किया है मैंने। पर हां मैग्नीट्यूड बदलने से रिजल्टेंट बदल जाएगा, तो एक नया रिजल्टेंट आएगा और वो नया रिजल्टेंट जो है वो p वेक्टर के परपेंडिकुलर बोला गया है। ये मैं r डैश मान लेता हूं, इसका मतलब मुझे अल्फा दे दिया गया है। और जब अल्फा 90 डिग्री का होता है तो मैंने आपको प्रूव करके दिया कॉस थीटा की वैल्यू माइनस पी बाई क्यू के बराबर होती है। तो यहां से ये मुझे पता चल गया कि कॉस थीटा बराबर माइनस पी बाई क्यू तब आएगा जब मैं क्यू को 2q बनाऊंगा। मतलब यहां tan 90 करूंगा तो यहां 2q साइन थीटा अपॉन p प्लस 2q कॉस थीटा करना पड़ेगा। तो कॉस थीटा की जगह आएगा माइनस p अपॉन 2q। तो कॉस थीटा कितना बनेगा बच्चों, माइनस p अपॉन 2q के बराबर। क्योंकि q को डबल करने पर यह 90 डिग्री बना है, तो मैंने q को डबल कर दिया इस फॉर्मूले के अंदर, तो अल्फा 90 डिग्री का बन गया। और मुझसे पूछ रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ r। ये r कौन सा निकालना है, ये कि ये? ये, अरे भाई ये नया रिजल्टेंट है। यहां बोला होता फाइंड वैल्यू ऑफ न्यू रिजल्टेंट, तो फिर r डैश पूछा जाता। यहां बोला है r, इसका मतलब ये पुराने रिजल्टेंट की बात कर रहा है, मतलब इसकी बात कर रहा है। तो रख दो वैल्यू r बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा की जगह माइनस पी अपॉन 2q से 2q को उड़ा दीजिए, ये बना माइनस पी स्क्वायर, ये है प्लस पी स्क्वायर, कट जाएगा तो r की वैल्यू मिलेगी अंडर रूट क्यू स्क्वायर, देयरफॉर r इक्वल्स टू q। आंसर। एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का सवाल था ये, जो इस कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर करता है बच्चों। ठीक है, जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया पॉइंट नंबर 7 के अंदर, उसमें यह कंसेप्ट भी आ गया कि रिजल्टेंट जो है वो परपेंडिकुलर होने पर ऑब्ट्यूस एंगल बनाता है, पर Q को डबल किया तब यहां पर बना, तो मैंने यहां पर Q को डबल कर दिया तो कॉस थीटा आ जाएगा। मुझे पता था। यहां पर एक सवाल और करते हैं। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन आपने किया, उसी कंसेप्ट पर अगला सवाल, जो पूछा हुआ सवाल है, जितने भी क्वेश्चंस करवा रहा हूं सब नीट एग्जामिनेशन में पूछे हुए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या है सुनिएगा। सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स
is 16 Newton and magnitude of their resultant is 8 Newton. If resultant is perpendicular to P vector, find magnitude of P vector and Q vector. ये सवाल है आपके पास। दो वेक्टर हैं जिनके मैग्नीट्यूड का सम 16 न्यूटन है और उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 8 न्यूटन है और रिजल्टेंट वेक्टर P के परपेंडिकुलर है, तो P वेक्टर और Q वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको बताना है। सवाल कह रहा है भाई कि ये वैल्यूज निकालो आप। क्वेश्चन से पढ़कर ये तो समझ में आ गया कि ये दो अननोन वैल्यूज हैं हमारे पास, और आपके बात समझ में आती है सबको, छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं बात तो हम, कि सवाल में जितने अननोन होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए उतनी इक्वेशंस हमें तैयार करनी पड़ती है। तो ये कंफर्म है बात की, दो अननोन अगर हैं तो दो इक्वेशंस तो आपको बनानी ही पड़ेगी और P और Q की ही इक्वेशन बननी चाहिए, तभी P और Q की वैल्यूज को सॉल्व कर पाओगे आप यार। चलो तो सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन देखें आप। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों के मैग्नीट्यूड का सम आपको 16 दे रखा है। ये मेरी पहली इक्वेशन P और Q की एक इक्वेशन तो सवाल में ही दे रखी है। इसके अलावा मुझे क्या दिया हुआ है सवाल में? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दे रखा है 8 न्यूटन और बोला है कि रिजल्टेंट P वेक्टर के परपेंडिकुलर है, और जब भी रिजल्टेंट परपेंडिकुलर टू वन वेक्टर होता है, हियर रिजल्टेंट is perpendicular to P vector, therefore cos theta equals to minus P by Q। ये भी आपको पता है। अब दूसरी इक्वेशन मुझे P और Q की रिक्वायर्ड है, तो भैया दूसरी इक्वेशन P और Q की रिक्वायर्ड है, उसके लिए मेरे पास दो डाटा तैयार है। cos थीटा भी मुझे पता है और r भी मुझे पता है, और मुझे मालूम है cos थीटा और r रिजल्टेंट के फॉर्मूले में आता है। तो आप रिजल्टेंट का फॉर्मूला डायरेक्ट लगाओ। दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चों? आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा। आर की जगह पर 8 रख दो, 8 का स्क्वायर 64, पी पता नहीं, क्यू पता नहीं, पर कॉस थीटा पता है माइनस पी बाई क्यू। क्यू से क्यू को निपटा दीजिए, माइनस 2p स्क्वायर बन गया ये, तो ये 64 इक्वल्स टू लिखा जा सकता है क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ध्यान से देखो, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा होगा जो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूं q प्लस पी इंटू क्यू माइनस पी, और p प्लस क्यू या q प्लस पी, यहां से ये वैल्यू डायरेक्ट उठाकर आप यहां शिफ्ट कर सकते हो। 64 इक्वल्स टू 16 इंटू क्यू माइनस पी, तो देयरफॉर क्यू माइनस पी इक्वल्स टू 4 आ जाएगा बच्चों। सेकंड इक्वेशन तैयार कर दी मैंने। पी क्यू की एक इक्वेशन ये रही, पी क्यू की एक इक्वेशन ये रही। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो P से P कट जाएगा, ट्वाइस Q इक्वल्स टू 20 मिलेगा। ट्वाइस Q इक्वल्स टू 20, तो देयरफॉर Q इक्वल्स टू 10। Q आ गया बच्चों, और इस Q को उठाकर आप फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए। इसको जब इधर लाओगे तो P, देन वी गेट P इक्वल्स टू 6 न्यूटन। न्यूटन में है तो न्यूटन में लिखिए भाई। अब ध्यान से देखो,
दोनों का सम 16 बन रहा है, दोनों का डिफरेंस 4 आ रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर परफेक्ट गया है। इस वैरायटी के सवाल कई बार पूछे गए हैं, ध्यान रखना। ये मैंने एक सवाल करवाया है, बाकी और तो आपको डीपीपीज और एक्सरसाइज के थ्रू मिलेंगे ही सही क्वेश्चंस, उनमें आप ट्राई कीजिएगा। सेम तरीके के सवाल मिलने वाले हैं आपको। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, जिससे कि कंसेप्ट और मजबूत हो जाए हमारा। बोला गया बच्चों, 2 वेक्टर्स P vector and Q vector are acting at an angle theta and their resultant is perpendicular to P vector and its magnitude is half of the magnitude of Q vector. Find value of theta. दो वेक्टर में P और Q किसी एंगल थीटा पर काम कर रहे हैं, तो ये तो कंफर्म हो गया इस लाइन से कि उनका रिजल्टेंट अगर P वेक्टर के परपेंडिकुलर तो थीटा ऑब्ट्यूस एंगल ही आएगा। ये तो कंफर्म हो गई बात। तो मैंने यहां पर एक P वेक्टर को ड्रॉ किया बच्चों, और ये Q वेक्टर को ड्रॉ किया। ऑब्ट्यूस एंगल इनके बीच का है। P वेक्टर को हम थोड़ा सा छोटा बना लें तो ज्यादा अच्छा होता है, डायग्राम बनाने में आसानी होती है हमारी, बस और कुछ नहीं है। रिजल्टेंट बिकम्स परपेंडिकुलर टू P वेक्टर, ये रिजल्टेंट है बच्चों, R वेक्टर। रिजल्टेंट परपेंडिकुलर होने का मतलब है आपको अल्फा क्वेश्चन में गिवन है और आपको ये थीटा निकाल कर देना है। पैरेललोग्राम पूरा कर लेते हैं। P को यहां शिफ्ट कर दीजिए आप और Q को यहां शिफ्ट कर दीजिए, बन गया पैरेललोग्राम हमारा। मुझे थीटा निकालना भाई, यहां से लेकर ये एंगल पूरा थीटा है, ये मुझे निकाल कर देना है। तो बच्चा कहता है यार कैसे करें इसको, रिजल्टेंट परपेंडिकुलर है। समझिएगा, जो मतलब बच्चा सोचता है वो मैं बता रहा हूं। हियर रिजल्टेंट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू P वेक्टर, Therefore cos थीटा की वैल्यू माइनस P/Q। पढ़ा ही हमने। बोले यार कैसे भी करके अगर मुझे P और Q की वैल्यूज अगर मिल जाए तो थीटा मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, और बोले उसके लिए मुझे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दे रखा है कि Q के मैग्नीट्यूड का हाफ है। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला कहता है हमारा R² इक्वल्स टू P² प्लस Q² प्लस ट्वाइस PQ cos थीटा। R की जगह मैं Q/2 पुट कर सकता हूं। क्वेश्चन में लिखा हुआ हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ Q वेक्टर, तो यहां पर आ जाएगा Q²/4 बराबर P² प्लस Q² प्लस ट्वाइस PQ cos थीटा की जगह माइनस P/Q। Q से Q को मार दिया, ये बना Q²/4 बराबर Q² माइनस P²। बोले P² को इधर ले जाओ, इसको उठाकर इधर ले आओ, तो ये बन गया हमारे पास भाई P² इक्वल्स टू Q² माइनस Q²/4। तो ये बन जाएगा बच्चों P² इक्वल्स टू 3/4 टाइम्स ऑफ Q²। यहां से Q² को इसके नीचे ले जाऊं अगर, तो ये बनता है P² अपॉन Q² इक्वल्स टू 3/4। यहां से मैं लिख सकता हूं P/Q इक्वल्स टू √3/2। और इस वैल्यू को अगर मैं उठाकर कहां रख दूं, यहां पर रख देता हूं, तो cos थीटा आ जाता है मेरा। cos थीटा की वैल्यू आपको मिली है माइनस √3/2। अब यहां जिसको टिग्नोमेट्रिकल कंसेप्ट अच्छे से आते होंगे ना, वही आंसर निकाल कर देगा।
थीटा की वैल्यू कितनी बनेगी? 150 डिग्री, 150 डिग्री। कई कहते हैं सर 120 होना चाहिए, cos 120 की वैल्यू -√3/2 होती है। करके देख लो भाई यार, मुझे तो जहां तक पता है कि इसकी वैल्यू 150 डिग्री आएगी। इतना बड़ा लंबा सवाल और यहां आकर बच्चे की गाड़ी अटक जाए। मैं करने में इसको एक लाइन में भी कर सकता था, एक लाइन में करूंगा सिर्फ। चलो देखो एक लाइन में करके दिखाता हूं। यही डायग्राम मैं वापस से यहां बना देता हूं, ठीक है? ध्यान से देखिएगा, एक लाइन में करके दिखा रहा हूं आपको। डायग्राम बना रहा हूं अभी, वही वाला डायग्राम एज इट इज। ये हमारा P वेक्टर, ये हमारा Q वेक्टर, इसको यहां शिफ्ट किया, ये P वेक्टर, इसको यहां शिफ्ट किया, ये Q वेक्टर, और ये रिजल्टेंट वेक्टर R वेक्टर। ये एंगल मुझे पता है अल्फा है, 90 डिग्री का है। ये मुझे निकाल कर देना है, कलर चेंज कर देता हूं जरा, रुक जाइए। मुझे निकाल कर देना ये थीटा एंगल, ये थीटा एंगल निकाल कर देना है। ये अल्फा है, ये अल्फा है। मैं अगर इस एंगल को बीटा मान लूं बच्चों, तो अल्फा और बीटा का सम जो बनेगा वो पक्की बात है थीटा ही बनेगा। अल्फा जिसमें मुझे मालूम है, काश ये बीटा और मिल जाए तो थीटा मुझे मिल जाएगा। और ये बीटा एंगल इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर मिल रहा है। और ये राइट एंगल ट्राइंगल क्या है भाई? ऐसा कुछ दिख रहा होगा आपको, ये R है और इस R का मैग्नीट्यूड मुझे Q/2 के बराबर दे रखा है, और ये Q है और ये बीटा एंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल है भाई, परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा, हाइपोटेनस ये होगा। बेस पता है, हाइपोटेनस पता है, तो cos थीटा पता है। cos बीटा इज इक्वल टू बेस की वैल्यू Q/2 और ये Q तो ये 1/2, देयरफॉर बीटा इक्वल टू 60 डिग्री। अल्फा 90 डिग्री, बीटा 60 डिग्री, तो थीटा मिलेगा 150 डिग्री। 90 प्लस 60 बराबर 150 डिग्री। ये लीजिए, इतने से क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने तैयार कर दिया। इतना बड़ा करने की जरूरत ही नहीं थी। डायग्राम बनाना जिसको आता होगा वो बहुत आराम से दिमाग को चला सकता है। यहां पर सबके मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। ये हमारा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे, वैरायटीज बन सकती थी, वो सब मैंने आपको यहां पर समझा दी। अब इसकी एक डीपीपी आपको मिलेगी, सॉरी 8-10 क्वेश्चन की डीपीपी होगी। उन डीपीपीज को आप ट्राई कीजिए। जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, डाउट मैं क्लियर करूंगा आपके। और इस टॉपिक के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन का खेल खत्म हो गया, पर उससे पहले मैं आपको एक लॉ और बताऊंगा, लॉ ऑफ पॉलीगन। लॉ ऑफ ट्राइंगल पढ़ लिया, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ लिया। लॉ ऑफ ट्राइंगल से भी आपको एडिशन ही मिला था। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम भी अगर ध्यान से देखा जाए तो एनालॉगस है लॉ ऑफ ट्राइंगल का ही, क्योंकि जब भी पैरेललोग्राम बनता है बच्चों, ये P वेक्टर, ये Q वेक्टर, रिजल्टेंट, ये Q वेक्टर, ये P वेक्टर, ये रिजल्टेंट। अरे तो बनता तो ट्राइंगल से ही है ना, तो दो ट्राइंगल का ही तो रिजल्टेंट है, वो कॉमन रिजल्टेंट है। तो ये भी एनालॉगस ही है और ये भी एडिशन ही है, ये भी एडिशन ही है। तो कुल मिलाकर लॉ ऑफ ट्राइंगल भी एडिशन का ही रूल है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम भी एडिशन का रूल है। लॉ ऑफ पॉलीगन पढ़ोगे वो भी एडिशन का ही मिलेगा। पर जब हम सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे तो सब्ट्रैक्शन का कोई रूल नहीं होता है, सब्ट्रैक्शन भी एडिशन रूल की हेल्प से ही सॉल्व किया जाता है। सब्ट्रैक्शन के बाद फिर हम पढ़ेंगे
रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, यानी कि कंपोनेंट करना। और जब कंपोनेंट करना आपको आ जाएगा, उसके बाद जाकर हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, यानी डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। वहां जाकर फिर हमारा वेक्टर का एंड होगा। ठीक है, यानी अभी हमें 2-3 आर्टिकल इसके अंदर और पढ़ने हैं। ठीक है, तो चलिए इस लॉ ऑफ पैरेललोग्राम की थ्योरी को एक बार बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिए, और फिर इसके जितने क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, पहले उन क्वेश्चन को ही आप अपने दिमाग से सॉल्व कीजिए। अपने दिमाग से, सॉल्यूशन नहीं देखना है। ठीक है, अपने दिमाग से सॉल्व कीजिए, जिससे कि चीजें आपको समझ में आना शुरू हो। ठीक है, थैंक यू। अगली क्लास के अंदर हम बढ़ेंगे सबट्रैक्शन पर।